तो बेसिकली अगर हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, तो रे डायग्राम में हम वो स्नेल्स लॉ को रे डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं. वी कैन प्रेजेंट स्नेल्स लॉ इन रे डायग्राम. ठीक है ना. बेसिकली है ना, वी कैन प्रेजेंट दिस स्नेल्स लॉ इन रे डायग्राम, इन टर्म्स ऑफ रे डायग्राम, है ना. हम प्रेजेंट कर सकते हैं उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये इंसिडेंट मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम. ठीक है ना. अब मान लो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्ट करने के बाद ऐसे जा रहा है. ठीक है ना. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल टू द इंटरफेस. ये हो गया नॉर्मल. ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना. एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल टू इंटरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना. एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे, है ना, बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा. ठीक है ना. एंगल मेड बाय है ना रिफ्रैक्टेड रे, है ना, विथ नॉर्मल टू द इंटरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है ना. तो ये जो है ये है तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है ना. तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है ना. तो स्नेल्स लॉ बोलता क्या है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, है ना, व्हाट डज स्नेल्स लॉ सेज, दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, sine of angle of incidence by sine of angle of refraction is refractive index of medium 2 of refracting medium by refractive index of, है ना, इंसिडेंट मीडियम. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंडिविजुअल मीडियम का वो है ना, वो कांस्टेंट है, तो उसका रेशियो भी होगा कांस्टेंट. तो उसका रेशियो होगा कांस्टेंट. तो यहाँ पे बेसिकली μ2 क्या है, μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना. μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम. μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम. μ1 क्या होगा, μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ incident medium. So what is μ1? μ1 basically is refractive index of incident medium. समझ में आया. ठीक है ना. तो बेसिकली, है ना, मीडियम जो है डेंसर, है ना, और रेयरर मीडियम में भी हम, है ना, उसको मतलब डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है ना. इफ अ मीडियम इज डेंसर, है ना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डेंसर, or if a medium is denser with respect to another medium, if its refractive index is greater compared to the other medium, है ना. समझ में आ रहा है. ठीक है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम मीडियम बोलते हैं ना, इंसिडेंट मीडियम या फिर रिफ्रैक्टिंग मीडियम, दोनों के दोनों मीडियम, है ना, वी कैन बेसिकली असाइन देम विथ, है ना, वन बीइंग denser, one being rarer, one being denser medium, the other one being rarer medium, depending on the value of their individual refractive index.
ठीक है ना। तो इसमें एक प्रॉपर्टी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद। यहां तक समझ में आ गया? स्नेल्स लॉ समझ में आ गया सब लोगों को बच्चों? इज द स्नेल्स लॉ क्लियर? यस सर। तो स्नेल्स लॉ समझ में आ गया। स्नेल्स लॉ के आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। स्नेल्स लॉ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लो, देखो बच्चों, है ना, हमें पता है साइन आई बाय साइन आर, है ना, इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये हम पता है, ठीक है। अब मान लो इफ म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, देन, है ना, देन अगर म्यू टू म्यू वन से ज्यादा है, इफ म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, देन, है ना, रिफ्रैक्टिंग मीडियम, है ना, रिफ्रैक्टिंग मीडियम is denser and incident medium is rarer, and incident medium is rarer। इस केस में क्या होता है, इंसिडेंट मीडियम रेयरर मीडियम है और रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो है डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे, है ना, इंसिडेंट मीडियम जो है, इंसिडेंट मीडियम बेसिकली हियर विल बी कॉल्ड रेयरर मीडियम, ठीक है ना। ओके, तो म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, ठीक है। सो नाउ इफ म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन implies म्यू टू अपॉन म्यू वन इज ग्रेटर देन वन। तो इसका मतलब क्या है कि म्यू टू अपॉन म्यू वन जो है दैट इज ग्रेटर देन वन। दैट implies, इसका ये भी मतलब है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज अगेन ग्रेटर देन वन। इसका ये भी मतलब है ना कि साइन आई अपॉन साइन आर इज अगेन ग्रेटर देन वन। दैट implies साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, साइन थीटा, इफ थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा होता है तो साइन थीटा का वैल्यू भी ज्यादा होता है। तो अगर साइन आई का वैल्यू साइन आर के वैल्यू से ज्यादा है, इंप्लाइज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है कि नहीं बच्चों? बेसिकली साइन आई बाय साइन आर ग्रेटर देन वन है, अगर, है ना, इफ साइन आई बाय साइन आर इज ग्रेटर देन वन, तो इसका मतलब है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा है, तो हम ये मान सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मान सकते हैं ना बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों? जब थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा का वैल्यू भी तो इंक्रीज होता है ना। वंस थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल आल्सो इंक्रीज ना। जैसे कि साइन जीरो जो है जीरो है, अब साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2 है। तो थीटा का वैल्यू बढ़ा तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ गया। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, और 1/√2 जो है वो 1/2 से ज्यादा है। तो 45 डिग्री 30 डिग्री से ज्यादा है, 1/√2 जो है 1/2 से ज्यादा है, तो साइन 45 का वैल्यू साइन 30 से ज्यादा है। सिमिलरली साइन 90 का वैल्यू 1 है जो कि मैक्सिमम है। सो एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 degrees, the value of sin theta also increases. So if sin I, अगर sin I greater than sin R है, इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया ना बच्चों? कोई रिप्लाई नहीं देगा क्या बच्चों? यहां तक समझ में आया? आ गया ना?
Everyone understood till this much? Did everyone understand till this point? क्या यहां तक सब लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, लास्ट पार्ट जो मैं बोल रहा था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. व्हाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? क्योंकि थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होता है एट द सेम टाइम. व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल आल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ थीटा. है ना, साइन थीटा का वैल्यू जो है थीटा के हिसाब से इंक्रीज होता है. एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा विल आल्सो इंक्रीज. जैसे कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो, लेकिन जब साइन थीटा का वैल्यू लेते, साइन 30 डिग्री का वैल्यू लेते हैं तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2. साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1. तो जैसे थीटा का वैल्यू 0 to 90 डिग्री इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू 0 to 1 इंक्रीज हो रहा है. तो अगर angle of sine of angle of incidence is greater than sine of angle of refraction, then angle of incidence is equal to angle of refraction. तो angle of incidence का वैल्यू इस केस में, तो मान लो इस केस में ये μ1 है और ये μ2 है ना. μ2 का वैल्यू जो है that is greater than μ1 है, तो angle of refraction का वैल्यू जो है it will be lesser. angle of refraction का वैल्यू जो है ये, है ना, कम हो जाएगा. मतलब angle of refraction value basically is decreasing. That means, है ना, the ray of light bends towards the normal. यहाँ पे क्या हो रहा है? ray of light is bending towards the normal, है ना. So when, इसका मतलब है when, है ना, light ray transmits, है ना, itself from rarer to denser medium, है ना, it bends towards the normal. तो लाइट रे जब अपने आप को ट्रांसमिट करेगा रेयरर से डेंसर मीडियम में, तब क्या होगा? वो नॉर्मल के टुवर्ड्स, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. समझ में आया बच्चों? बच्चों समझ में आ गया ना? ठीक है. प्रीवियस पेज. चलो. When light ray transmits itself from rarer to denser medium, it bends towards normal. ठीक है ना? ओके. तो नेक्स्ट ये वाला. अब देखो बच्चों, similarly, if the light ray
Similarly, if the light ray will transmit itself from denser to rarer medium, will transmit itself from denser to rarer medium, it will bend away from the normal. Angle of refraction will be greater than, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मान लो ये जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो है इंसिडेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू से कम हुआ तो, है ना, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं सिमिलरली, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं सिमिलरली, है ना, if the, है ना, similarly if the light ray transmits itself from denser to rarer medium, then if the light ray transmits itself from denser to rarer medium, then, है ना, it will bend away from the normal, it will bend away from the normal, है ना, basically it will bend away from the normal, है ना। So in this case, इस केस में क्या होगा, implies angle of refraction will be greater than angle of incidence, implies angle of refraction will be greater than angle of incidence। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? यस, तो सब लोगों को होपफुली यहां तक समझ में आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब नाउ वी विल मूव टू क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, so basically now we will here study about critical angle of incidence। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस किस केस में आता है? बेसिकली क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी केस में आता है जहां पे कि लाइट रे का बेंडिंग होता है, where the light ray keeps bending, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे, मतलब ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं हियर, जो रिफ्रैक्टिव मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, दैट इज लेस देन इंसिडेंट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब इंसिडेंट ये जो है ये हो गया रेयरर मीडियम, इंसिडेंट मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो है वो रेयरर मीडियम है, इंसिडेंट मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है, once we take angle of incidence like this here, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेसिकली, है ना, अगर ये बेसिकली हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
आई, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डेफिनेटली is becoming greater, should be greater compared to angle of incidence, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, if we keep on increasing angle of incidence, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो और बढ़ेगा। once angle of incidence increases, angle of refraction will also increase। तो मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो थोड़ा और बढ़ गया, है ना। फिर और एक केस लेते हैं, ठीक है ना, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये जो दूसरा केस है ना, ये जो फाइनल केस है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसका ग्रोथ और ज्यादा हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कीपिंग ऑन ग्रोइंग, ठीक है ना। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू और थोड़ा बढ़ा ले लिया, उससे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू जो है और बड़ा हो गया, है ना। तो फाइनली क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 90 के बराबर। मान लो इस केस में क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जो है वो इतना बड़ा हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसका वैल्यू हो गया 90 डिग्रीज, ठीक है ना। तो जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो रहा है, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो हो जाता है 90 डिग्री, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर और आगे हम जाएं, उसके बाद अगर हम फिर और आगे जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, वहां पे क्या होता है कि बेसिकली वहां पे क्या होता है कि है ना, वहां पे क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना। सो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसका जो नाम है ना, इसको बोल सकते हो कि TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। मीटिंग एंड होने वाला है, वापस आ जाना। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना, विच इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। बेसिकली क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में पास कर रहा है, देन द लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब इसका मतलब है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन सच केसेस। So as we keep on increasing the angle of incidence, angle of